गेस्ट इन द न्यूज रूम का आज का हमारा मेहमान के मेनन, बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए। लव ऑल, उसके बारे में बताइए। सबसे अहम बात इस फिल्म के अंदर ये है कि बैडमिंटन जो है बहुत ऑथेंटिक तरीके से पेश किया गया, क्योंकि इसमें जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। शायद ये पहली बैडमिंटन फिल्म होगी इस दुनिया का जो ऑथेंटिक बैडमिंटन, जहाँ पे कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है। तो लैला गोपीचंद को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे प्रेजेंट करने का फैसला किया। जी, उनको ट्रेलर देख के बड़ा मज़ा आया। उन्होंने कहा ये फिल्म दिखाओ मुझे, तो देखने के बाद तुरंत उन्होंने हाँ कह दिया। तो एक बैडमिंटन फिल्म को एक द्रोणाचार्य ऑफ बैडमिंटन का ठप्पा मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। एक्टिंग का कैसे ख्याल आया मन में? जब आप थोड़ा मंथन करते हैं अपने आप, समझ आ जाता है कि आपको दिया गया कुछ और है, आपकी इच्छाएं कुछ और हैं। तो मुझे समझ में आया कि वो अभिनय ये जो प्रतिभा दी गई है, वही मेरा स्वधर्म है। ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को सिनेमा में काम करना हो, थिएटर को आप कहाँ प्लेस करते हैं? दोनों माध्यम अलग है। हाय, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा में स्टेज में काम चले जाएगा। The moment you come on to this thing, you have to feel it here and that's it. सुनो सौरभ, मैं ये जो है ना, ये जो अभी मैंने किया, ये पॉसिबल है कैमरा पे। ये अगर मैं करूँ स्टेज पे, तो बोलेंगे क्या रहा है वो। राष्ट्रपति भवन में कंडक्ट बिगड़ गया था। हाँ। क्या हुआ था? तो सडनली मुझे एक साउंड सुनाई दिया, के कम यार। तो मैंने कहा यार मुझे कौन बुला रहा है। तो मैं फिर पूछा, नीना थी वहाँ पे। मैंने कहा कौन बुला रहा है मुझे? के मैंने कहा अरे ये कौन? देखो बाहर, तो मैं बाहर देखा तो एक काला सुंदर सा लैब्राडोर कुत्ता, उसका नाम के था, सिक्योरिटी डॉग था उसका। तो वो उसको बता रहा था कि के कम यार सिट बोल कर। आपकी पहली बार अनुराग कश्यप से मुलाकात कब हुई? उस समय वो एस्पायरिंग एक्टर थे मेरे ख्याल से। और वो जी एज एक्टर हेवी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा दो, ऊपर उठता नहीं ना, तो उस प्रकार का कुछ था उस स्टेज पे वो। तो आप चाहते हैं कि वो फुर्तीला हो, कुछ करे, वो थप उस टाइप का था। सर, ये 5 के बारे में ज़रा बताइए तफसील से। द मोस्ट सीन एंड द मोस्ट अनरिलीज्ड फिल्म, क्योंकि उसने बहुत सबक सिखाया मुझे। क्योंकि हर हफ्ते में टूटू शर्मा एक होर्डिंग डालते थे, वो अभी रिलीज़ हो रही है। तो मुझे पता नहीं था कि कभी रिलीज़ ही करने नहीं वाला है, मतलब आई डिडंट नो दैट। इतना में बहुत सारी स्क्रीनिंग्स हुए हैं वहाँ पे। विनोद चोपड़ा भी आए थे। के यू वर एज गुड इफ नॉट बेटर देन डी नीरो एंड टैक्सी ड्राइवर, इतना बोल के निकल गए। तो मुझे लगा अब तो मेरी तो इंडस्ट्री में कमाल हो जाएगा मेरा। कुछ नहीं हुआ। मकबूल का वो जो रोल है आप करने वाले थे, मनोज भाई वो रोल करना चाहते थे, पर विशाल कहना था कि तुम सत्या में कर चुके हो। वो सब ऐसी चीज़ें हमारे बीच में होता है सब। ऑल 3 ऑफ अस। मकबूल का था, इनफैक्ट प्रिपेयर भी किया था मैंने, कोई कारणवश नहीं हो पाया, मतलब जो भी है। विशाल ने बाद में मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि इरफान। तो मैं एक्चुअली स्पीकिंग, दो आई नो मेरे हाथ से रोल चला गया था, मैंने कहा थैंक गॉड आपने इरफान बोला और किसी, यू नो व्हाट आई मीन। एक एक्टर अपनी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा सुनता होगा ये शब्द रोलिंग शुरू होती है और स्क्रीन पर नाम आता है भोपाल एक्सप्रेस। कैलेंडर में बरस है 1999 का। रोलिंग का सिलसिला चल रहा है। 24 बरस बीत चुके हैं। कितने ही पड़ाव आए और हमारे हिस्से में कितने ही यादगार दृश्य आए। अब जो आने वाला है वो द रेलवे मैन है। ये ट्रेन से ट्रेन तक का सफ़र है, या ये सफ़र एक ऐसे पिता की संतान होने का है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे और इसलिए तबादला होता रहता था। वरना केरला से शुरू हुआ सफ़र पुणे पे जाके कैसे अटकता, और इस अटकने में ये कैसे खटकता कि हिंदी की ज़बान साफ नहीं है। पर पड़ाव अभी विदर्भ का बाकी था, नागपुर की संगत बाकी थी, हिंदी का तराशा जाना बाकी था। पर कुछ चीज़ें थीं जो अब भी खुरदुरी थीं, व्यक्तित्व में समा गई थीं। जैसे कि भरपूर ठीक ठाक पैसे के बावजूद दादर की उस अपनी बनाई हुई फर्म में खुश न होना जो इश्तिहार बनाने का काम कर रही थी। कुछ था जो अटका हुआ था, ख्वाब में गढ़ रहा था बेतरह। और ऐसे में एक दिन उठ के पहुंच गए एक नाटक की रिहर्सल में, जिसे कुछ की नज़र में खुर्राट, कुछ की नज़र में जीनियस नसीरुद्दीन शाह डायरेक्ट कर रहे थे। और काम मिला भीड़ में खड़े होने का। क्या ये उस सिलसिले की याद थी जो अरसे पहले स्कूल में सूरजमुखी का फूल बनते वक्त शुरू हुआ था, या फिर यूं ही बेख्याली में सवार हुआ एक फितूर था
जिसे जल्द ही क्रैश लैंडिंग करना था। ऐसा हुआ नहीं। हालांकि शुरुआती कुछ प्रोजेक्ट्स मुश्किल में रहे। मसलन ये एक फिल्म जो अनुराग कश्यप की डेब्यू फिल्म थी, हो सकती थी रिलीज, लेकिन जिसके पास भी है लैपटॉप में प्रीव्यू कॉपी के ठप्पे के साथ है। फिल्म का नाम 5 था और उसमें एक ऐसा किरदार था जो किसी तयशुदा हीरो के पैमाने में फिट नहीं हो रहा था। नाम किरदार का ल्यूक था, काम बड़े अजीब थे। बाद में शैतान आई तो लोगों ने उसमें परछाई देखी 5 की, पर यह अपनी परछाई से आगे बढ़ चुका एक्टर था। ये एक्टर जिसे हम कभी सरकार के विष्णु नागरे के तौर पर जानते हैं, कभी हम हनीमून प्राइवेट लिमिटेड के बेतरतीब लेकिन बहुत खुले ढंग से डांस करने वाले व्यक्ति के रूप में जानते हैं, कभी हम गुलाल के डुकी बना के रूप में जानते हैं, कभी हम स्पेशल ऑप्स के एजेंट के रूप में जानते हैं, और इन सब से इतर बार बार जो एक नाम जानते हैं, इन तमाम किरदारों को जिंदा करने वाला हिंदुस्तान का बेहद कमाल एक्टर, गेस्ट इन द न्यूज रूम का आज का हमारा मेहमान के मेनन। बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरा याद किया आपने अभी? मन से बोला। अच्छा, मन से बोला, बहुत बेहतरीन। पूछिए। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने समय दिया। और पहला सवाल यही है कि आप इन दिनों एक फिल्म के लव ऑल प्रमोशन के सिलसिले में घूम रहे हैं, लव ऑल, उसके बारे में बताइए। ये फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, बैडमिंटन पे बेस्ड है ये फिल्म, और पिता और पुत्र के बीच की कहानी है। पारिवारिक एक फिल्म है। पूरी फिल्म भोपाल में शूट की गई, मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है। सबसे अहम बात इस फिल्म के अंदर ये है कि बैडमिंटन जो है बहुत ऑथेंटिक तरीके से पेश किया गया, क्योंकि इसमें जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं और अभी भी खेलते हैं। तो हालांकि वो लंबे हो चुके हैं अभी फ़िलहाल, बट खेलते थे उस समय। तो इसलिए शायद ये पहली बैडमिंटन फिल्म होगी इस दुनिया का जो ऑथेंटिक बैडमिंटन, जहाँ पे कोई स्पेशल इफ़ेक्ट्स नहीं है, जहाँ कोई कलाकार जैसे हम हैं या कोई और अभिनेता है उसको स्पेशल इफ़ेक्ट्स लगता है खेलने में, इसमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। 25-25 की रैली, 30-30 की रैली वो लोग खेल रहे थे। तो ये सारा का सारा जो है वो तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही विश्वसनीय तरीके से शूट किया गया एक फ़िल्म है, जिसको कंटेंट, जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कंटेंट फिल्म्स की, उसी सिलसिले में ये एक फ़िल्म है लव ऑल। ये रिलीज़ हो रही है 1 नवंबर को, 1 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। और मैं चाहूँगा कि लोग ऐसे फिल्म को सराहें, देखें, ताकि और भी ऐसी फिल्में बन सकें। पुलेला गोपीचंद को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे प्रेजेंट करने का फैसला किया। जी, इसकी भी एक कहानी है। वो ये है कि पुलेला गोपीचंद पहले जुड़े हुए नहीं थे इस फिल्म के साथ। जी। तो जब हमने फिल्म ख़त्म हुई, हमने बनाई पूरी, ट्रेलर भेजा गया उनको, तो उनको ट्रेलर देख के बड़ा मज़ा आया। उन्होंने कहा ये फ़िल्म दिखाओ मुझे। तो फिर सुधांशु ने वो फिल्म भेजी उनको। तो देखने के बाद उन्होंने कहा कि अब बताओ मैं कैसे जुड़ूँ इसके साथ। तो उन्होंने कहा कि आप इसे प्रेजेंट कर दीजिएगा। तो तुरंत उन्होंने हाँ कह दिया। तो एक बैडमिंटन फिल्म को एक द्रोणाचार्य ऑफ बैडमिंटन का ठप्पा मिलना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने भी देख लिया था बैडमिंटन किस तरह से खेला जा रहा है। तो बस ये बहुत ही ऑथेंटिक एक फ़िल्म है। अच्छा, मैं जब इस फिल्म के बारे में पढ़ रहा था और आपके जीवन के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पुणे के दिन याद आ रहे थे। आप टेनिस बहुत खेलते थे? मैं दरअसल जब मैं शुरू की, मैं दौड़ता अच्छा था। मैं वाज अ स्प्रिंटर। तो मैं उस ज़माने में टेक्नोलॉजी कुछ थी नहीं, स्टॉप क्लॉक पे करते थे वो लोग। तो 11:30-12 सेकंड में मैं, उस ज़माने में मतलब किस ज़माने में? काफ़ी पहले। तो 1989, बच्चा था उस वक्त मैं। तो उस बचपन में ही मतलब मैं जब बहुत तेज़ भाग कर, मैं 11:30-12 सेकंड में क्लॉक करता था 100 मीटर। तब कोई था नहीं गाइड करने वाला कि आप इस तरह से उसको वो करिए और परिपक्व बन जाओगे, ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं बस वो करते करते अल्टीमेटली बचपन से लेकर अभी तक मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, मतलब खेलता रहता हूँ। स्पोर्ट्स प्रेमी हूँ। प्रेमी मतलब प्लेबॉक अपना वो वाला प्रेमी नहीं, वहाँ स्पोर्ट्स नहीं, मतलब एक्चुअल खेलने वाला।
तो मैं मुझे पसंद अभी है, खेलते हैं? अभी भी खेलता हूँ, मैं टेनिस खेल लेता हूँ। तो रैकेट स्पोर्ट्स बहुत पसंद है मुझे। ये आपकी जो एमबीए की पढ़ाई और उसके बाद एडवर्ड, फिर एक्टिंग का कैसे ख्याल आया मन में? मैं बचपन से ही स्टेज पे था, पर उस वक्त ये एहसास नहीं हुआ था कि मुझे क्यों इतना आनंद मिल रहा है उस चीज़ का, और क्यों वो जो एक आज़ादी है, मतलब वो एक फीलिंग, वो उस वक्त मुझे हमेशा महसूस होता था। और मुझे वो ऑफ कोर्स उस समय करियर ऑप्शंस अलग थे, सब अलग था, तो मुझे समझ नहीं आया था। लेकिन बड़ा होने के बाद ऑफ कोर्स मैंने अपने ग्रेजुएशन कर ली फिज़िक्स में, एमबीए कर लिया, जैसा आपने कहा कि एडवर्टाइजिंग में भी था। कहीं ना कहीं मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही थी, और मैं उसी आनंद को याद करते हुए मैं जी रहा था। तब जब आप थोड़ा मंथन करते हैं अपने आप, थोड़ा सा वो करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि आपको दिया गया कुछ और है, आपकी इच्छाएं कुछ और हैं। तो जो दिया गया है वो आपका स्वधर्म है। तो मुझे समझ में आया कि वो अभिनय, ये जो है, ये जो प्रतिभा दी गई है, वही मेरा स्वधर्म है। और वो अगर मैं वो करूं तो गति मिल जाएगी मेरे को तेज़, उसमें लेबर नहीं करना पड़ेगा। तो वो मैंने चुना, और बाय चॉइस मुफलिसी की ज़िंदगी भी जी, ऐसी कोई बात नहीं। बट उसमें भी मज़ा आया मुझे, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जो क्षमता दी गई है वो है मेरे पास। तो वैसे मैंने अपना रास्ता पकड़ा। आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि आपने एक बहुत सुंदर शब्द स्वधर्म का इस्तेमाल किया अपनी इकिगाई बताने के लिए। नसीर साहब से पहली मुलाकात कैसे हुई? नसीर से मेरी पहली मुलाकात, इनफैक्ट जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं अब ये सब दुकान बंद कर दूंगा जो कुछ मैंने खोल रखा था। यू ऑलवेज यूज द वर्ड दुकान फॉर इट। हाँ, मुझे लगता है बड़ा बड़ा अच्छा शब्द है, पता है। अंग्रेज़ी की दुकान, हिंदी की दुकान, व्यवसाय की दुकान, ये इस दुकान बड़े को ऐसा लगता है कि उसका शटर होता है एक, जितना खुला होता है उतना आप घुस सकते हो। तो पता नहीं क्यों मुझे वो शब्द ही पसंद है। खैर, वो दुकान मैंने बंद कर दी, ताला लगा दिया, सील भी लगा दी उसको। मैंने कहा वहाँ नहीं जाना है अब दोबारा। तो उसके बाद मैं खोज रहा था कि कहाँ मैं दोबारा से थिएटर, मैं इसलिए दोबारा कहता हूँ कि पहले थिएटर कर चुका था, दोबारा से मुझे थिएटर में एंट्री करनी थी। तो मैंने कहा चलो मॉटली ट्राई कर लेते हैं, देखते क्या होता है वहाँ पे। तो दादा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। हम में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हम लोगों के लिए वो आर्थिक सुरक्षा बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, या सिखाया जाता है बचपन से। मतलब ज़िंदगी का मकसद ही होता है कि बड़े हो और पैसा कमाओ, है ना, नौकरी, स्थायित्व, ये सब चीज़ें। ऐसे में बड़ी हिम्मत चाहिए होती है वो जमा जमाया काम बंद करके शुरू से शुरू करने के लिए। हाँ, वो एक तरह से वो क्या कह रहे हैं, वो निश्चय अगर सुदृढ़ हो ना, तो आपको बहुत सहायता मिलती है। जब आप जानते हैं कि भैया ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, गति ऐसी मिल सकती है कि मुझे फिर आर्थिक स्थिति को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आएगी। अब हम जवान हैं, हम जी सकते हैं। जैसे मतलब खाते पे काफ़ी कुछ चल रहा था, चाय वाय चल रही थी, थोड़ा बहुत धूम्रपान भी चल रहा था उस वक्त, तो वो सारी चीज़ें थी। तो वैसी ज़िंदगी उस वक्त जीने में ऐसे कोई मतलब स्ट्रगल नहीं कहता हूँ मैं उसको, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था उस ज़िंदगी में भी, क्योंकि वो मैं कुछ और देख रहा था कंपेयर टू कि अरे मेरे पास शाम के लिए कुछ पैसे नहीं है, ऐसा एहसास नहीं हुआ मुझे उस वक्त। और उसमें पता नहीं हिम्मत वाली बात है या सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात है, आई डोंट नो, हो सकता है कुछ ऐसा हो, बट उतना मैंने उस पर विश्लेषण नहीं किया है। तो खैर, उस दौरान फिर मैं सोचा कि मैंने कहाँ है, मतलब कहीं नाटक वाटक कर लेते हैं भाई। तो गर्टन स्कूल में वो रिहर्सल कर रहे थे जूलियस सीजर की, तो वहाँ पहुँच गया। तो सबसे पहले मुझे बेंजामिन गिलानी दिखे, तो मैंने उनसे कहा कि याद है? तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा मूडाई में आपने अवार्ड दिया था मुझे एक्टिंग का, तो IIT वाला मूडाई। तो उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स फेक कर रहे थे कि हाँ 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 याद है, आई नो स्टफ। तो वो लिया। उसके बाद फिर नसीर आए, तो मैंने पूछा नसीर से मुझे काम कर, तो तब वो लोग जो हैं 3 महीना ऑलरेडी रिहर्सल कर चुके थे उसका, तो कोई जगह नहीं थी उसमें एज एन एक्टर। तो पूछे उन्होंने कि विल यू वर्क इन द क्राउड? मैंने कहा हाँ करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बस भीड़ में मैं था, कभी संतरी बनता था, कभी कुछ करता था।
बट ये पता था कि ये तो अभी के लिए, बाद में मैं निकल जाऊंगा इसमें से आगे संतरी और क्राउड के आगे, इतना कॉन्फिडेंस था। बस वही जर्नी रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके महात्मा वर्सेस गांधी एक नाटक में हमने कर ली अंग्रेज़ी में, जो इसका वर्ल्ड टूर भी हुआ, बहुत कल्ट प्ले बन गया वो। हाँ जी, हाँ जी। उसमें मैं हरिलाल गांधी था, नसीर भाई वो थे, गांधी जी प्ले कर रहे थे, तो वो भी हुआ अंग्रेज़ी में। फिर धीरे धीरे भोपाल एक्सप्रेस। उसके पहले मैंने सईद मिर्ज़ा के साथ एक कैमियो किया था, नसीम नाम की फ़िल्म थी, उसमें मैंने एक छोटा सा कैमियो 95 में। तो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर फिल्म कैमरा ही था, मतलब वो टेलीविज़न कैमरा नहीं था। तो ऐसे ही ज़िंदगी मतलब शुरू हुई। तो इससे पहले मैं टेलीविज़न और फिल्म कैमरे पे आऊँ, थोड़ा सा मैं थिएटर पे ठहर के एक दो चीज़ें और जानना चाहता हूँ। हम लोग, कई लोग देखते हैं जो थिएटर की बैकग्राउंड के हैं, NSD से गए या और जगहों से गए थिएटर करके कॉलेज से, और वो कंटिन्यू करते हैं, उसको एक ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पर लेते हैं। कई बहुत प्योरटन अप्रोच वाले होते हैं और वो थिएटर ही करते हैं और बीच के वक्त में फिल्में करते हैं, जैसे नसीर भाई हो गए, मकरंद देशपांडे हो गए, मानो कौल, वो भी एक सिलसिला है। ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को सिनेमा में काम करना हो, थिएटर को आप कहाँ प्लेस करते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू दैट, बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करने के लिए, डिक्शन, कॉन्फिडेंस, एडेप्टेबिलिटी। मैं एडवाइस देने के बजाय मैं चीज़ों को सामने रखता हूँ, बेटर रहेगा, आप लोग चूज़ कर लीजिएगा। एक तो ये है कि दोनों माध्यम अलग है, पहली बात। थिएटर अलग है, सिनेमा अलग है। मिसाल के तौर पे अगर एक्टर स्टेज पे है, द एक्टर इज़ रीचिंग आउट टू द ऑडियंस ऑन स्टेज, लास्ट बेंचर, जैसे अब हम और आप बात कर रहे हैं, तो ये जो हम जो बात कर रहे हैं माइक के ज़रिए, लेकिन वहाँ शायद नहीं सुनाई देता हो। लेकिन जब मैं नाटक कर रहा हूँ तो खुफिया बात भी मुझे ज़ोर से करनी पड़ती है। तो चीज़ें जो पिचिंग होती है आपकी परफॉर्मेंस की, वो अलग हो जाती हैं, क्योंकि आपको यू हैव टू कैटर टू द लास्ट मेंबर ऑफ द ऑडियंस। एक तो ये, सो द एक्टर इज़ रीचिंग आउट टू द ऑडियंस ऑन स्टेज। सिनेमा में क्या होता है कि द ऑडियंस इज़ रीचिंग आउट टू द एक्टर, समझ रहे हो? तो बिल्कुल ही विपरीत स्थिति है। सो इन वन केस यू आर रीचिंग आउट टू द ऑडियंस, इन सिनेमा द ऑडियंस इज रीचिंग आउट टू यू एज एन एक्टर, बिकॉज थ्रू द कैमरा यू कमिंग हियर राइट टू माई आइज। सो बहुत सारी चीज़ें अनकही भी हो सकती है उसमें, इस परफॉर्मेंस में ऑन कैमरा। तो वो एक बेसिक डिफरेंस है, विपरीत प्रोसेस है। दोनों के क्राफ्ट थोड़े से अलग हैं, क्योंकि स्टेज पे आपके दो ही टूल्स मेनली काम करते हैं। एक तो आपकी भाषा, आपका स्पीच, आपका इंटोनेशन, क्लैरिटी ऑफ स्पीच, वो सारी चीज़ें, प्लस जेस्चरल क्वालिटीज़ जो बॉडी लैंग्वेज कहते हैं आप, ये दो चीज़ें आप थिएटर में काम आती। सिनेमा में विपरीत, सिनेमा द कैमरा कैन गेट इनटू योर सोल, बिकॉज वो घुसता है आंखों के ज़रिए, तो वहाँ कोई चीटिंग नहीं हो सकती। आप चाहे जो भी महसूस कर रहे हो, अगर आप बोल रहे हो महसूस कर रहे हो, आपको महसूस करना पड़ेगा। आप जेस्चरल क्वालिटीज, हाय मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे में स्टेज में काम चले जाएगा। द मोमेंट यू कम ऑन टू दिस थिंग, यू हैव टू फील इट हियर एंड दैट्स इट। सो वो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो संवाद में भी आप सुनो सौरभ, मैं ये जो है ना, ये जो अभी मैंने किया, ये पॉसिबल है कैमरा पे। ये अगर मैं करूँ स्टेज पे, तो बोलेंगे क्या रहा है वो। सो देयर आर टू डिफरेंट मीडियम्स ऑल टुगेदर। सो ज़रूरी नहीं कि एक करने से आप दूसरे में उस्ताद हो जाएंगे। दोनों के अपने अपने तरीके हैं, उसमें एक्सपर्टीज़ है। तो अगर आपने थिएटर किया हो, ज़रूरी है कि आप अडेप्ट करें सिनेमा के लिए अपनी एक्टिंग। अगर सिनेमा किया है तो अडेप्ट करनी चाहिए थिएटर के लिए। तो दोनों चीज़ें आपको साथ में करनी चाहिए। हाँ, बाकी एक दो तीन चीज़ें जो अच्छी है थिएटर के ज़रिए, इज़ दैट आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप ऑडियंस को फेस कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस है। दूसरे जो आपके टूल्स हैं, जैसे स्पीच है, जेस्चरल क्वालिटीज़ हैं, ये थोड़ा शार्पन हो जाते हैं, बट उसका इस्तेमाल अलग हो जाता है इन सिनेमा। मीडियम अलग है, ओके। महात्मा वर्सेस गांधी को लेके कैसे तजुर्बे रहे कि अगर आप नाटक कर रहे हैं और उसको दुनिया भर में ले जा रहे हैं, तो वो उसने क्या जोड़ा घटाया, दैट टूरिंग एक्सपीरियंस, परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ बहुत अलग अलग किस्म की ऑडियंस? महात्मा वर्सेस गांधी एक तो अंग्रेज़ी में थी, और गांधी इज़ एन इंटरनेशनल फिगर। सो जब हमने टूर किया तो बहुत सारी जो ऑडियंसेस थी वो मिक्स्ड थी, वो सिर्फ इंडियन ऑडियंसेस नहीं, मतलब वहाँ के लोग भी थे काफ़ी सारे ऑडियंसेस में।
एक तो वो, और फिर जो ऑडियंसेस की तादाद थी वो कभी कभी 500 से लेकर 10,000, ऐसे अलग अलग स्टेडियम, अलग अलग थिएटर्स में अलग अलग 10,000। हाँ, बहुत सारे लोग थे एक ज़माने में। तो अलग अलग, अगर हम किसी से समझ लो वॉशिंगटन डीसी में कर रहे हो या किसी बॉस्टन में कर रहे हो, तो अलग अलग जिस प्रकार के थिएटर्स होते थे वो हिसाब से हम परफॉर्म करते थे। वहाँ पे एक तरह से कुछ चीज़ें हुई जो जो मतलब चेरिश्ड मेमोरी बोल सकते हैं उसको, कि पहली बार इतनी वाहवाही मिली डायरेक्टली ऑडियंसेस से। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना अच्छा थिएटर एक्टर हूँ। मतलब मुझे लगा कि ठीक ठाक कर लेता हूँ थिएटर में जी। लेकिन उस वक्त जो लोगों ने सराहा उस चीज़ को, और फिर ऑफ कोर्स क्रिटिक्स ने लिखा उसके बारे में, तो मुझे सबसे पहली बार उस समय कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं स्टेज पे भी कुछ, देखो एज फार एज कैमरा इज़ कंसर्न आई वाज वेरी श्योर, बट थिएटर के बारे में मैं उतना श्योर नहीं था, क्योंकि मैं वैसे भी एज अ पर्सनैलिटी मैं उतना लाउड हूँ नहीं, मैं उतना प्रोजेक्ट नहीं करता हूँ। तो मुझे पता था कि मैं सिनेमा में मैं ले लूँगा अंदर ऑडियंस को, बट यहाँ थोड़ा सा मुश्किल था। बट चूँकि जब वो हुआ तब ऑफ कोर्स वर्किंग विद नसीर वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला इन टर्म्स ऑफ हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ ऑन स्टेज। बहुत सारी चीज़ें मिली। ये हाउ टू कंडक्ट से मुझे याद आया, राष्ट्रपति भवन में कंडक्ट बिगड़ गया था। हाँ क्या हुआ था? क्या हुआ था कि वहाँ पे 3-4 उस समय मेरे ख्याल से नारायण साहब थे प्रेसिडेंट, के.आर. नारायण। नारायण। तो हमें वहाँ बुलाया गया था, तो गुजराल वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो अब क्या 3-4 लेयर सिक्योरिटी के होते हैं, तो एक तो हम वैसे ही पक चुके थे कि भाई हर बार उतरो, हर बार जाओ, तो 3-4 हो गए थे। जब अंदर गए तो फिर वहाँ पे भी काफ़ी कुछ सिक्योरिटी थी। तो एक पॉइंट के बाद ऑफ कोर्स नसीर भी कुड़ गए थे, बट जैसे पे नॉर्मली है हम वो सी। बट फिर मैं जब अंदर गया तो हम स्टेज सेटअप कर रहे थे, खैर वो जगह उतनी बड़ी नहीं थी, अब डिग्नेटरीज आने वाले थे, हम सेटअप कर रहे थे। सडनली मुझे एक साउंड सुनाई दिया, के कम यार। तो मैंने कहा यार मुझे कौन बुला रहा है? तो मैं फिर पूछा, नीना थी वहाँ पे, मैंने कहा कौन बुला रहा है मुझे? के मैंने कहा अरे ये कौन? देखो बाहर, तो मैं बाहर देखा तो एक काला सुंदर सा लैब्राडोर कुत्ता, उसका नाम के था, सिक्योरिटी डॉग था उसका। तो वो उसको बता रहा था कि के कम यार सेट बोल कर। तो फिर मैंने, स्निफर डॉग था। हाँ स्निफर डॉग। तो उस समय मोबाइल फ़ोन्स का उतना प्रथा, तो मैं गया उनके साथ, मैं के ने के से हाथ मिलाया, और फिर वो एक एक्सपीरियंस हुआ था उस वक्त। अच्छा, अभी जब हम लोग शूट शुरू करने से पहले बात कर रहे थे तो एक आपने बात कही थी कि वो ज़माना था टीवी का जब कायदे का काम वहाँ पे खूब हुआ करता था। हम लोग को भी अपने बचपन में याद है कि स्टार बेस्ट सेलर और जी पे भी, इन सब पे 1-1 घंटे के एपिसोड आया करते थे, और एक तसल्ली बख्श ढंग से एक कहानी थी जो पूरी कही जाती थी। आपका करियर भी इसी तरह के? जी हाँ, जो आप कह रहे थे ना आर्थिक स्थिति, उससे संभली मेरी काफ़ी कुछ, क्योंकि कम पैसे मिलते थे उस वक्त, लेकिन उस समय स्तर जो टीवी का था काफ़ी ऊंचा था। उस समय वो 1 घंटे के स्लॉट्स हुआ करते थे, स्टार बेस्ट सेलर, सैटरडे सस्पेंस, रिश्ते, इस टाइप के, और वो छोटी फिल्में हुआ करती थी। yes. तो उसमें क्या आप एक किरदार कर लो, फिर आप 5 दिन 6 दिन शूटिंग करके वहाँ से निकल जाओ, फिर दूसरा किरदार कर लो। बहुत मज़ा आया मुझे उस करते समय। वो वही मैंने कुछ मेरे ख्याल से 20-25 कर डाली होंगी वहाँ पे। तो वो मेरा उससे मेरी अर्थव्यवस्था जो है वो ठीक ठाक रही, और बड़ा मज़ा आया। उसके बाद खैर डेली सोप्स का आगमन हो गया। अब डेली सोप की तरह, वो सोप की तरह ही होता है, उसका सुगंध ख़त्म हो जाता है। 3-4 बार आप यूज़ कर लो सोप की सुगंध ख़त्म हो जाती। तो वैसे ही डेली सोप डेली अगर लगाओ तो फिर वो तो पता नहीं, वो कुछ मायने ही नहीं है। तो वहाँ से फिर मैं निकल गया, मैं फिर वो आगे टेलीविज़न नहीं किया। एक की थी मैंने 26 एपिसोड की, 24 एपिसोड की, कॉल प्रधानमंत्री, केतन मेहता डायरेक्ट कर रहे थे। तो इसलिए मैंने वो उसको स्वीकारा। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने 5 देखी। अब 5 में तो आप जानते हो मैं किस प्रकार का आदमी था। तो वो देखने के बाद ऑफिस में बुलाया केतन, और फिर उन्होंने कहा कि आई एम मेकिंग अ सीरीज़, आई वांट यू टू प्ले द
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने कही कहाँ से, तो बोला कि मैंने 5 देखी उसके बाद। तो मुझे लगा कि इसके पास इन शख्स के पास दृष्टि है कि 5 देखने के बाद वो कहाँ से सोच सकते कि मैं एक इस प्रकार का किरदार प्ले करूँगा। तो ही सॉ द पोटेंशियल, आई थिंक, तो दैट इम्प्रेस्ड मी। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो वो एक मैंने 21-22 एपिसोड का किया था। बाकी सीरीज़ नहीं, बाकी डर किया था मैंने। इरफान और मैं थे उसमें, अभिनय कश्यप वाज डायरेक्टर। आप पुलिस इंस्पेक्टर थे, हाँ, इरफान भाई सीरियल किलर थे शायद। वो हमने किया था, बड़ा मज़ा आया था। वो भी मतलब कम एपिसोड से, ऐसा मतलब कंटिन्यूस नहीं था, डेली सोप नहीं था, मतलब डेली सोप मैंने की नहीं अब तक। ये इस पूरी बातचीत में 5 का कुछ एक दफ़ा जिक्र आएगा। ये अनुराग कश्यप की पहली फिल्म थी जो कभी रिलीज़ नहीं हो पाई। ये एक ऊट पटांग किस्म के म्यूज़िक बैंड की कहानी है जो अपने वक्त से आगे का है, और फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें वो उलझता चला जाता है। उस बैंड में जो उनका लीड वोकलिस्ट है ल्यूक, उसका किरदार के ने किया है, और उसका गेटअप भी बड़ा अपने वक्त से आगे का है। हाँ, बहुत आगे का है। तब तक हीरोज़ जो हैं वाइट शूज़ वाइट पैंट इस टाइप के जो होते थे ना, उस प्रकार के थे। ये तो मैं दिल चाहता कि पहले की बात कर रहा हूँ ये जी। तो उसके पहले स्पाइक्ड हेयर और रैप्स्केलिन लुकिंग ऐसा कुछ था नहीं कभी लाइफ में कि वो प्रोटैगनिस्ट प्ले कर रहा है। तो एक तो फिल्म नोयर वाली पहली फिल्म है हिंदी सिनेमा में कि नो रिडेम्पशन, मतलब कोई उसमें ये नहीं है जस्टिफिकेशन कि ऐसा क्यों है, ये बंदा है तो है। तो उस प्रकार का एक किरदार था वो लूक। और उसमें पहली बार के ने के लिए गाया भी था। मैं खुदा जो गाना है स्वर्गीय के ने गाया था। तो हमारी पहले मुलाकात वहीं हुई थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यादें हैं। आपकी पहली बार अनुराग कश्यप से मुलाकात कब हुई? अनुराग कश्यप इज़ टू बी विद पृथ्वी ना, पृथ्वी में काम करते थे। तो उस समय वो एस्पायरिंग एक्टर थे मेरे ख्याल से। तो कुछ स्टेज वेज पे उन्होंने काम किया था, तो उनको रिहर्सल वगैरह मैं ही कर रहा था। तो मैक के प्लेज में। How was he as an actor? As an actor, he was good. He was okay. Come on, be candid. As an actor, he was हाँ थोड़ा सा वो क्या कहते हैं वो उसको एक शब्द नहीं मिल रहा है मुझे, लेकिन अगर आप एक हेवी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा दो ऊपर उठता नहीं ना, तो उस प्रकार का कुछ था उस स्टेज पे वो। तो आप चाहते हैं कि वो फुर्तीला हो, कुछ करे, वो थप उस टाइप का था। तो उनको थोड़ा सा करवाना पड़ता था। मकरंद के साथ भी आपने खूब हाँ, काम मैं किया। के साथ भी काफ़ी काम किया। क्या स्टाइल ऑफ स्कूल अलग अलग है नसीर एंड मकरंद? नसीर का एक वो है कि वो रीडिंग्स बहुत करवाते हैं जब तक कि आप रवाना हो जाओ उस चीज़ से, सुर ना पकड़ लो। हाँ, जब तक आपको उठने की फीलिंग ना हो तब तक उठिएगा मत। आप करते रहो उस चीज़ को, पढ़ते रहो स्क्रिप्ट का आपस में, मतलब फिर द मूवमेंट कैन हैपन। मैक वगैरह का थोड़ा सा उल्टा है, मतलब वो शुरू हो जाता था ब्लॉकिंग से। तो नसीर कभी ब्लॉकिंग पहले नहीं करते हैं। तो वो पढ़ते अगर आपको मन हो रहा है अभी उठें तो उठ जाओ, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो उल्टा प्रोसेस है, मज़ा है दोनों में। तो ये धड़ाम से बैठने वाले एक्टर अनुराग कश्यप ने जब डायरेक्टर वाली हाँ, तो टोपी धड़ाम से बैठ के वो डायरेक्टर का सीट पकड़ लिया ना, उसके बाद अच्छा है मूवमेंट बैठ गया। हाँ, यहाँ हिलने की ज़रूरत ही नहीं है उसको। पहला प्रोजेक्ट साथ में कौन सा था? लास्ट ट्रेन टू महाकाली? लास्ट ट्रेन टू महाकाली वो हाथ साफ कर रहे थे अपने, मैं तो कर चुका था काम उसके पहले। तो वो अनुराग को चाहिए था कि कैमरा में कैसे क्या करें, तो डिसाइड किया कि चलो लास्ट ट्रेन टू महाकाली कर लेते हैं। तो वो वहाँ पर उन्होंने अपना हाथ साफ किया इन टर्म्स ऑफ कैमरा, ये वो ढिमकाना। 5 से पहले का उनका एक अप्रेंटिसशिप आप ही ना आपने क्या बोला? इंटर्नशिप उनके लिए खुद का था। हाँ, तो वो लास्ट ट्रेन टू महाकाली था। सर, ये 5 के बारे में ज़रा बताइए तफसील से। हम लोगों ने ना कहानियाँ सुनी हैं, कैसे बनी, रिलीज़ नहीं हुई, क्या नहीं हुआ। आप लोगों के लिए वो कैसा था वो पूरा प्रोसेस? कि अनिल कपूर साहब आए, उन्होंने कहा यार ये कैसा एक्टर है, ये कैसा हीरो है, मुहूर्त शॉट के लिए आए। तब शायद वो एल्विन कालीचरण के लिए अनुराग से बात कर रहे थे, बाद में वो प्रोजेक्ट भी शेल्व हुआ। आप लोगों के लिए कैसा था जब 5 बन रही थी? क्योंकि जो चलन था उससे ये बहुत अलग फिल्म थी। हाँ, उसके पहले
मनोज ने दरवाजे खोल दिए थे हमारे जैसे एक्टर्स के लिए, सत्या से क्योंकि सत्या करने के बाद एक अनकन्वेंशनल लुकिंग एक्टर जो है वो हिट हो गई फिल्म, एंड मनोज ने बहुत ही बेहतरीन मतलब निभाया उस फिल्म के अंदर। उस वजह से हम जैसे एक्टर्स जो नॉन कन्वेंशनल है ना, उनको भी अपना दरवाज़ा खुल गया थोड़ा सा, एक्सेप्टेंस मिलने लगा। सो उस सिलसिले में जब 5 का जिक्र हुआ तो हमको तो लगा था कि इट्स परफेक्टली फाइन, अगर आप अनकन्वेंशनल हो तो भी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो हाँ, बट जो कन्वेंशनल लोग हैं उनको ये लग रहा था कि यार ये कैसा है, मतलब किस प्रकार की फिल्म है और किस प्रकार का प्रोटैगनिस्ट है। तो उससे मुझे कोई कुछ खास चिंता नहीं हुई, मतलब उसमें थोड़ा सा बॉडी बनाना था, मैंने बना ली। और स्विमिंग सीखनी थी। हाँ, स्विमिंग सीखनी थी। स्विमिंग थोड़ी गड़बड़ थी क्योंकि स्विमिंग उस वक्त तक सीखा नहीं था मैंने। तो मैंने वो डाइव करने एक्टिंग तो कर लिया था, बाद में अनुराग भी घुस गया था अंदर पानी के अंदर। He was your body double? या बॉडी डबल। तो स्विमिंग नहीं आती थी उस वक्त मुझे। अभी तो उनकी बॉडी सो वो हाँ, तो वो थी कहानी। अब प्लस जुनून था उस समय यार, मतलब मैंने कहा ना, गुर्बत की ज़िंदगी फिर भी चल करते हैं। बहुत मतलब काफ़ी उसके लुक टेस्ट की भी हमने बड़ी कहानी सुनी है कि वो 5 ट्यूबलाइट लगा, क्या हुआ था वो लुक टेस्ट के पहला शॉट जो ले रहे थे कुछ? नहीं, एक बार मुझे चोट लगी थी उस पर। हाँ, उसमें एक बार चोट लगी थी क्योंकि उस समय तो ऐसे मॉडर्न बॉक्सेस नहीं थे, लाइट बॉक्सेस, तो लकड़े वकड़े का बनाया था नटी ने। तो मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो जब मैं आपकी अच्छी हाइट है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जब एक पॉइंट में जोश में जब उठा तो टकराया और 3-4 टाके लगे वहाँ पे सर पे। तो बट खैर वो सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। फिर उसके बाद आई थिंक रिलीज़ नहीं हुई, तो वो हाउ टू डील विद उसने दैट? बहुत सबक सिखाया मुझे, क्योंकि हर हफ्ते में टूटू शर्मा एक होर्डिंग डालते थे, वो अभी रिलीज़ हो रही है, कुछ साइन मत करना। फिर कुछ नया पोस्टर लेके टूटू शर्मा प्रोड्यूसर थे। तो मुझे पता नहीं था कि कभी रिलीज़ ही करने नहीं वाला है, मतलब वी डिडंट नो दैट। तो हम तो वही जोश में थे कि अभी होगा, हम फाड़ देंगे, मगर इस टाइप का जो था ना, एक होता है एवरीबॉडी विल टॉक अबाउट अस, सब कुछ। तो फिर खैर वो सब हुआ और फिर कुछ हुआ नहीं उसका, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से आई कॉल इट द मोस्ट सीन एंड द मोस्ट अनरिलीज्ड फिल्म क्योंकि हाँ, इतने लोगों ने देख ली वो फिल्म को, तो कि इतना में बहुत सारे स्क्रीनिंग्स हुए हैं वहाँ पे। विनोद चोपड़ा भी आए थे एक बार, तो ऐसे ऐलान करते हैं ना नॉर्मली, तो वेयर इज़ के, तो मैंने कहा या मैं यहाँ हूँ, के यू वर एज गुड इफ़ नॉट बेटर देन डी नीरो एंड टैक्सी ड्राइवर, इतना बोल के निकल गए। तो मुझे लगा अब तो मेरी तो इंडस्ट्री में कमाल हो जाएगा मेरा। कुछ नहीं हुआ। वो बोलने के लिए सब लोग बोलते हैं, बट होता नहीं। जब तक वो रिलीज़ नहीं होती है, सक्सेसफुल नहीं होता है, तब तक हमारी इंडस्ट्री थोड़ी ऐसी है। तो खैर हम भी ज़िद्दी लोग हैं, जैसे मनोज भी कहता है, इरफान भी कहता था एक ज़माने में कि हम ज़िद्दी लोग हैं, टिके रहे। जब सिर्फ थिएटर्स हुआ करते थे तो उस वक्त हमने विलन्स वगैरह कर लिए, ज़िद्दी थे। करते करते अब OTT आ गया, तो अब तो ठीक ही है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। वो बहुत प्यारी फिल्म है, मतलब आई थिंक इट्स सुधीर मिश्रा's बेस्ट वर्क क्योंकि वो एक सागा है पूरा। और उस फिल्म की पॉलिटिक्स, कास्टिंग, राइटिंग, परफॉर्मेंस, गाने मतलब कमाल है। स्वानंद का भी था उसमें। स्वानंद वाज द सेकंड असिस्टेंट और फर्स्ट असिस्टेंट, आई डोंट रिमेंबर, इन दैट फिल्म। और उनका वो बिल्कुल, जैसे मैंने स्वधर्म की बात की ना, वो बिल्कुल नहीं था उनके लिए वो असिस्टेंट वगैरह बनना, डायरेक्शन। तो दिख रहा था वो, हम पटौड़ी हाउस में शूट कर रहे थे, रात भर शूटिंग कर रहे थे, तो अरे कहाँ है स्वानंद, मालूम पड़ा उल्टा पड़ा हुआ है, सो रहा है वो, मतलब असिस्टेंट है गद्दे पे ऐसा उल्टा सोया हुआ। तो खैर वो होने के बाद काफ़ी टायर्ड थे, सवेरे सवेरे शूटिंग ख़त्म की, रात भर बैठे हुए थे ठंड में, गाड़ी के लिए रुके थे। तो ऐसी कुछ बातचीत हुई है, स्वानंद ने कहा कि मैंने ऐसा वो फोक में ऐसा कुछ लिखा था, ऐसा कुछ किया। तो हमने कहा यार टाइम पास, चलो कुछ सुनाओ यार। तो उसने उस वक्त बाबरा मन सुनाया मुझे। आई वॉज वेरी इम्प्रेस। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब कमाल है ये तो। मैंने कहा तुमने खुद लिखा है सब? मैं विश्वास नहीं हो रहा था मुझे। और गाते भी वो थोड़ा फोक टाइप के ना, तो बड़ा मज़ा आया सुनने में, सवेरे सवेरे नींद खुल गई मेरी।
तो फिर मैंने 1-2 दिन के बाद सुधीर से कहा कि भाई एक सुन लो, मतलब आपके असिस्टेंट ने लिखा है भाई, सुन लो एक बार। हाँ मैं सुनूंगा करके उन्होंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा यार इसका एक ही रास्ता है, इसको फेमस कर दो इस गाने को। मैंने रट ली गाना, उस समय रट लिया था। बॉम्बे गया, पृथ्वी में बैठ के सबको सुनाया गाना बाबरा मन। तो वो धीरे धीरे कर थर्ड पर्सन के ज़रिए वापस चला गया सुधीर के पास, वो जो तो सुधीर ने फिर सीरियसली लिया उस बात को, क्योंकि जिन लोगों को शायद वो रिस्पेक्ट करते थे वो उन्होंने बताया कि अरे गाना मस्त है। फिर वो धीरे धीरे करके उस गाने को अंदर करके फिर स्वानंद ने खुद गाया उसका गाने को उसमें फिल्म में, उसका एक किस्सा हुआ था। अब लेकिन वो पूरी फिल्म मतलब बहुत वो एक जैसा हम कहते हैं ना उस समय फिल्म करना, वो एक जर्नी जो है वो आपको याद रहती है, वो वहाँ आपको फील आता है, वो ठंडक, वो सारी चीज़ें अभी भी। उसी के आसपास गुलाल भी शूट कर रहे थे, ब्लैक फ्राइडे शूट कर रहे थे। हाँ, ब्लैक फ्राइडे शूट को अभी सिलसिला याद नहीं, बट आई थिंक हाँ ब्लैक 2003 में आपने ये की हज़ारों ख्वाहिशें। उसके बाद ब्लैक फ्राइडे की, हाँ ब्लैक फ्राइडे की, गुलाल भी की उसके बाद। क्योंकि आप देखिए एक हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी में एक हाँ, किस्म हज़ारों का, ख्वाहिशें ऐसी, करेक्ट। में एक किस्म का क्रांतिकारी है, गुलाल में किसी दूसरे किस्म का क्रांतिकारी है। हाँ, हज़ारों ख्वाहिशें के समय हम लोग भोपाल में कहीं तो शूटिंग कर रहे थे, तो अनुराग उस वक्त भोपाल आया था गुलाल का स्क्रिप्ट लेकर के सुनाने के लिए, अभी मुझे याद है। सो ओवरनाइट रहा वो, उसने पूरा स्क्रिप्ट सुनाया मुझे गुलाल का, तो हम वैसे गुलाल की शुरुआत हुई थी। सो हज़ारों ख्वाहिशें के समय उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनाई थी मुझे, और वो भी अटकी। हाँ वो तो यार वो 2 फेजेस में बनी। बीच में जम्मू सुगंध की डेथ हो गई थी, तो आधी फिल्म अटक गई थी कम्प्लीटली। फिर 2-2.5 साल के बाद फिर से रिवाइव किया हमने उस फिल्म को, पूरी शूटिंग कंप्लीट करके फिर रिलीज़ की। गुलाल को हम लोग उन फिल्म्स की कैटेगरी में रखते हैं जो जब बॉक्स ऑफिस पे रिलीज़ हुई तो उतना चर्चा नहीं हुई, लेकिन हासिल, गुलाल, ये वो फिल्में जिनको हम कल्ट मानते हैं, जिनके लोगों को कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, परफॉर्मेंसेस ऐसे रटी पड़ी हैं। आप लोगों के लिए वो तजुर्बा कैसा था शूट करने का, डुकी बना किरदार, और ख़ास तौर पे तब जब 2.5 बरस का गैप हो, आप एक किरदार में दाखिल होते हैं, एक किस्म की तैयारी होती है, और फिर इतना लंबा फैलाव। वो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना मुश्किल है, बट चूँकि उस वक्त हम फैले हुए नहीं थे, उस हिसाब से एज अ पर्सनैलिटी इटसेल्फ बहुत फोकस थे, तो वो उतनी दिक्कत नहीं आई उसको परस्यू करने में। हाँ, लेकिन जो टेक्निकल टीम है, जैसे कॉस्ट्यूम्स हैं, ये इनको बड़ा मतलब, क्योंकि कभी कभी रेड लाइट में आपका शर्ट शायद वायलेट दिखता हो, बट वो एक्चुअली वायलेट है नहीं, तो वापस ढूंढना, वो सब सारी चीज़ें उन्होंने की बहुत अच्छे से। कंटिन्यूटी कहीं भी ब्रेक होते हुए दिखाई नहीं दिया उस फिल्म के अंदर। तो बाकी परफॉर्मेंसेस की कंटिन्यूटी हम जहाँ से छोड़ते हैं वहाँ शुरू कर सकते हैं, लाइन वहीं से शुरू, वैसा कुछ है ना, हाँ वही, तो हम शुरू कर सकते हैं वहाँ से ऐसी कोई बात नहीं। सो इट्स अ मैटर ऑफ अ थिंग। किस तरह का क्रिटिकल एंगेजमेंट रहता है, मतलब इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप फिल्म की पॉलिटिक्स या फिल्म क्या कहना चाह रही है उसके साथ बहुत कन्विंस हो? हज़ारों ख्वाहिशें का अलग प्रीमाइस है, गुलाल का अलग प्रीमाइस है, बहुत संवाद, सवाल जवाब रहता है टू अंडरस्टैंड द। मेरे ख्याल से एज एन एक्टर आपको अगर कोई किरदार पसंद है, कुछ करना हो, किस स्क्रिप्ट पसंद है, कहानी पसंद है, तो आपको करना चाहिए। बिकॉज उसके अलावा अगर जब आप सोचते हो, डायरेक्टर को वो सुविधा है कि किस प्रकार की फिल्म बनाई जाए, एजेंडा है नहीं एजेंडा, लेकिन एक्टर को नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक्टर इज़ नॉट एन एक्टिविस्ट। तो आपको सोचना चाहिए आप वो आदमी हो, दोनों में ACT है, अलग बात है, बट दैट एक्ट इज़ डिफरेंट एक्टर। सो आपको द मोमेंट यू स्टार्ट, बिकॉज आपके काम का एक अहम हिस्सा है अ क्लीन शीट, ताकि उसमें आप किरदार बना सके। पहले से अगर आपने उस शीट को बायस कर दिया तो आप अपने प्रोफेशन से धोखा कर रहे हैं, खुद के प्रोफेशन से। नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि फिर वो जो बायस है वो कभी हटता नहीं है, और उसकी वजह से आपके परफॉर्मेंसेस जो बहुत अच्छे हैं वो भी नहीं दिखते। तो क्लीन शीट होना बहुत ज़रूरी है व्हेन अ व्यूअर इज़ वॉचिंग एन एक्टर और एक्ट्रेस। फिल्म मेकर कैन हैव whatever he has to have, but you don't get engaged with that. You perform it
जिस तरह से आपको शुद्धता से आपको परफॉर्म करनी होती, तो वो बहुत ज़रूरी है फॉर एन एक्टर. सो आई डोंट मेक चॉइसेस ऑन दैट दैट वे. कभी ऐसा होता है कि कोई एक आपने कैरेक्टर किया है और किसी दूसरे में उसके रेफरेंसेस आपको आ रहे हो, जैसे आप जब थिएटर और सिनेमा का फ़र्क समझा रहे थे, तो मुझे पता नहीं क्यों ब्लैक फ्राइडे का वो सीन याद आ रहा था जिसमें आप फ्रिज से निकाल के केला खाते हैं. बहुत सिंपल सा सीन है, पर वो उस पूरे एक्ट को इतना मानवीय बना देता है कि ये आपको जो राकेश मारिया का किरदार दिख रहा है, ग्रिल कर रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ की जांच कर रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही इज़ हंग्री एंड ही इज़ स्लाइटली एम्बेरेस्ड कि उसने कांस्टेबल ने देख लिया, तो वो उससे भी पूछ रहा है भूख लगी खाओगे. वो क्या होता है ना सौरभ की, जब आप मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इंसानों को निभाता हूँ, मैं रोल्स नहीं करता, मैं रोल्स परफॉर्म करता ही नहीं हूँ, क्योंकि रोल्स जो हैं वो व्यवसाय से जुड़ी होती हैं. प्रोफेसर हो सकते हैं, लॉयर हो सकता है, कॉप हो सकता है, ऐसे 25,000 रोल्स होंगे, गिन सकते हैं आप. लेकिन इंसान अनगिनत है और दो इंसान कभी समान नहीं होते, है ना. इसलिए मैं कहता हूँ कि आई एम प्लेइंग महेश द पुलिस वाला एंड सुरेश द पुलिस वाला, आई विल प्ले महेश एंड सुरेश, नॉट द पुलिस वाला. तो मेरा इंसान से या उस व्यक्ति से नाता है एज एन एक्टर. सो फॉर मी आई नीड टू प्ले दैट पर्सन. तो राकेश मारिया जब मैंने राकेश मारिया से अभी तक मिला नहीं हूँ. ओके. मैं मिला नहीं हूँ, सब मनगढ़ंत जो मैंने किया है. लेकिन वो स्क्रिप्ट ने इतनी कुछ दी. अब स्क्रिप्ट के साथ आप रहोगे, बहुत टाइम तक रहोगे, तो अलादीन के चिराग की तरह आप घिसते रहो, अचानक एक आ जाता है. इट्स अ बोरिंग प्रोसेस, लेकिन फॉर मी इट्स इंटरेस्टिंग. तो उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है. साथ रहोगे तो अपने आप वो फॉर्म निकल के आता है, आपको लगता है अरे ये है बंदा जो मैं प्ले कर रहा हूँ. अब वो आ जाता है, उसको आप अंदर से ढूंढते हो, अंदर से उसको तभी इंटरनल परफॉर्मेंसेस होते हैं. वरना क्या है, अगर पुलिस वाला है, आपको पता है लंबे बाल नहीं होने चाहिए, गठन ठीक होना चाहिए, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं. लेकिन वो जो व्यक्ति है वो आप पेश कर रहे हो. तो इसलिए जब राकेश मारिया पेश कर रहा था, उस वक्त भूखा था मैं. एंड द सेकेंड पार्ट उस अपने अहंकार को सरेंडर करना, वो आसान भी लगता है, मुश्किल भी है कुछ लोगों के लिए. तो ज़रूरी है कि एज के मैनन जो भी मैं अपना आप सोचता हूँ या अहंकार है, उसको सरेंडर करके अगर मैं उसको अपनाऊँ, तो चीज़ें जैसे वो केले वाला सीन है वो हो जाता है. Was it impromptu or it was written? Impromptu thing. We opened the thing and suddenly केला तो हो गया वो, you know. So things like that happen and there are so many instances like that which has happened. There are many, even वो जो गुलाल का स्पीच है, आप अब उसको मैं पता नहीं अनपार्लियामेंट्री है, पता नहीं बोल नहीं सकता हूँ. No, please go ahead. हाँ, We'll तो bleep. नहीं हाँ, तो वो जब वो स्पीच हो रहा था, अब वो स्क्रिप्ट जब पढ़ रहा था, मुझे मालूम था कि वो जो डैश गाली है वो कहीं ना कहीं लास्ट में आती, वो गाली है ना. तो मैं जब स्पीच बोल रहा था तो यू वोंट बिलीव इट, स्क्रिप्ट में कहीं भी जैक एंड जिल नहीं है. ओके. इट जस्ट हैपेंड सो मच दैट हम लोग जब, एक तो पहली बात 3 बजे, रात के 3 बजे हम लोग शूटिंग कर रहे थे. सबकी नींद उड़ी हुई थी, सब लोग टायर्ड थे. कहाँ पे शूट कर रहे थे? जयपुर, जोधपुर, वन ऑफ द प्लेसेस. हाँ, सब लोग नींद में थे. एक तो अगेन फाइनेंशियली बजट, पैसे नहीं थे, तो हमको एक्स्ट्रा शूट करना पड़ रहा था. तो 3 बजे सब लोग टायर्ड, हम लोग, मेरा वो स्पीच का सीन शुरू हो गया. करते मुझे पता नहीं क्यों ऐसा सूझा, उस वक्त ऐसा हो गया कि एक वो गाली दी है स्क्रिप्ट में बाद में, वो अचानक यहाँ आ गया करते. और वो जब मैंने कहा कि वो कुछ बोलता हूँ ना उसमें कि ऐसा चलते रहा तो गंतव्य तक पहुँचने में 10 साल लग जाएंगे. तो मैंने कहा मैं कुछ कहता हूँ कि ये लोग अपना अंग्रेज वहाँ भेजते हैं, अब्रॉड भेजते हैं. कर्नल के राजा बेटे को विलायत भेज रहे हैं पढ़ने के लिए. हाँ, तो जब ये बोला तो अचानक, क्योंकि अंग्रेज बोला मैंने, तो वो निकल गया मुंह से कि जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, वहाँ रोक के मैंने डैश बोल दिया, यू नो. तो डैश मैंने ऐसा बोला, और उस वक्त क्या हुआ कि एक तरापे नहीं था, वो फोर्ट था एक तरह का किला, ऊपर एक लाइटमैन बैठा हुआ था, बेचारा सो गया होगा दिन रात भर काम करके. तो जैसे मैंने डैश चिल्लाया तो उसने बोला हाँ, समझ रहे हो. तो वहाँ से उसने हाँ रिस्पॉन्स दिया उस डैश पे, गाली पे. तो उसको लगा कि डीओपी ने बोला ए डैश कुछ उसको लगा होगा, बेचारा सो गया था. तो जैसे ही उठा, वहाँ से उठा हाँ. तो उसके बाद मैं देख रहा हूँ वहाँ पे अनुराग कश्यप हंस के गिर रहा है, सामने जो एक्टर्स हैं राजावर है, वो सब ऐसा करके रोक रहे हैं अपने हंसी को, मैं फेस कर रहा हूँ कैमरा, और वो कंटिन्यू किया. तो वो जो इम्प्रोवाइजेशन है वो हो चुका है. वो कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम, वो इसलिए मैं उसका ओनरशिप नहीं लेता हूँ.
और इस प्रकार चीज़ें हो जाती हैं, बिकॉज अनलेस अनटिल यू सरेंडर टू दैट मोमेंट वो चीज़ें नहीं होंगी। जब तक आपके अंदर वो अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ, तब तक वो चीज़ें डिज़ाइन लगेंगी। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं संवाद में भी वो चीज़ लेकर आऊँ, कि संवाद में भी मैं डायलॉगिंग ना करूँ, कॉमा फुल स्टॉप को डिसरिस्पेक्ट करूँ। जिस तरह से हम और आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं इस वक्त, बातचीत लाने की कोशिश करता हूँ अभिनय के अंदर, जहाँ तक हो सके। तो वो उस वक्त ऐसा लगना चाहिए कि उस किरदार ने उन लाइनों की ईजाद वहीं पे की, ना कि उसको दिया गया हो। तो इट हैज़ टू बी, अरे सांबा कितने थे आदमी, हाँ, इट विल बी लाइक दैट, यू नो, इट कैन। सो आई बिलोंग टू दैट थिंग कि मेरे को वो लय करते करते मैं बोर हो जाता हूँ, करते करते ही, मतलब एक तरह से देखा जाए तो सत्य वचन है, देखो लाइट चली गई तो तो ये है। तो पर जैसे आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं दादा, डुकी बना का किरदार हो या शौर्य में ब्रिगेडियर किरदार हो, उसमें भी कुछ जगह लेकिन वो पंच आते हैं। एक तो दोनों में पुतलियां मुझे बड़ी समानता दिखी, दोनों की आंखें वो सामान्य जो आपकी आंख वैसी नहीं है, शायद दोनों में लेंसेज यूज़ किए गए थे शायद, हाँ। और इसमें जो आप बोल रहे हैं ना, ऐसे ही बोल दिया, पर जब वो जड़वाल को हड़का रहा है ना, कि मैं टांगने पे आया ना तो नजीबुल्लाह की तरह टांग, तो बहुत ही एनरिच्ड रेफरेंसेस हैं वो। तो वो लाउड नहीं है पर याद रहते हैं, जो एक डायलॉग के पीछे की इच्छा होती है ना कि लोगों को याद रहे कि ये यहाँ बोला। तो आप लोग का शूट करते समय होता है यार ये लैंड करेगा, ये पंच है यहाँ, या ये आप सोच छोड़ देते हो कि अब ये व्यूअर अपने हिसाब से? नहीं, अभी फॉर एग्जांपल अब मुझे पता नहीं था ये इंटरव्यू कैसे होने वाला है। अगर पता भी होता तो मुझे न पता होने का एक अपना बनाना पड़ेगा, ताकि वो उस समय के लिए बिलीवेबल लगे। क्या होता है ना कि जब कोई लाइनें दी जाती हैं आपको, उसको आप मेजर करके भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल क्या होगा? हाँ, अरे ओ सांबा, तुम कितने आदमी थे, तुम, अभी एक लय हो सकता है बोलने का। दूसरा हो सकता है कि आप उस मोमेंट में खो गए, आप सरेंडर कर लिया अपने आप को, और उन्होंने बोला कि सांबा कितने आदमी थे, ये हो सकता है। अब डिपेंड्स कि किस तरह से वो निकलेगा। तो उसकी अभिव्यक्ति जो है ना, उस पर अगर आप गौर करोगे एक्टिंग से पहले, वो एक तरीका है। मैं कह रहा हूँ, नहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या सही है, वो एक तरीका है कि मैं डिसाइड करूँ कि ऐसे लैंड करूँगा मैं इस चीज़ को और बोलूँगा। तो आप मेरे ख्याल से आप सिर्फ बोल रहे हैं, आप महसूस नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। तो वो फ़र्क है। तो महसूस करने के बाद अपने आप को छोड़ देना होता है, सरेंडर करना होता है कि वो निकलेगा, क्योंकि आपके अंदर अभिनय है, आपके अंदर वो शक्ति है। और मैं उसका ओनरशिप कभी नहीं लेता। मैं ये कहता हूँ कि मैंने किया, कहीं ना कहीं से वो चीज़ें आ जाती हैं अगर आप सरेंडर करते हो तो। और हर बार ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेसफुल हो, मुंह के बल भी गिर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और इसमें डायरेक्टर का कितना रोल रहता है? जैसे अनुराग की 3 फिल्मों का हमने जिक्र किया, 5, ब्लैक फ्राइडे, गुलाल, पर सुधीर भाई साहब जब हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कर रहे थे, तब ये कितना प्रेमाइस इस तरह का रहता है, वेयर यू एक्सप्रेस, यू इम्प्रोवाइज, यू कोलैबोरेट मोर एक्टिवली विद द डायरेक्टर। और पानी मिलेगा? पानी जी आपके बिल्कुल बगल में। अच्छा, ओह हाँ, ऐसा सब है क्या? स्टाइल। हाँ, बोली। तो या डायरेक्टर टू डायरेक्टर आपको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है कि नहीं यार इसके साथ चले, इसके साथ नहीं? जैसे आप रामू के साथ सरकार कर रहे थे, है ना, और अमिताभ बच्चन है, पूरी लिखी हुई स्क्रिप्ट है, सब कुछ है, तो वहाँ मैनूवरिंग की कितनी गुंजाइश रहती है? रामू तो खैर, जब मैंने सरकार की थी, रामू ने बहुत कोशिश की मुझे अपनी लिमिटेड हिंदी में समझाने की कि डाइनिंग सेट में सिटिंग, आई बहुत कुछ कोशिश की उन्होंने, मैं समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा रामू वो सीन दे दो मेरे को, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसके उत्तर दे देना इन इंग्लिश, फिर बाकी हम कर लेंगे। तो आई आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ माय रिलेशनशिप विद माय यंगर ब्रदर, विद द फादर, ये सारी चीज़ें मैं पूछ ली। पूछने के बाद फिर मैं चला गया वहाँ पे। तो उसमें एक बड़ा अच्छा इंसिडेंस हुआ था कि तो आपने देखा होगा डाइनिंग टेबल सीन में एक शॉट है जहाँ पे बच्चन साहब सामने बैठे हुए हैं, राइट में अभिषेक है, मतलब अगर मैं कैमरा हूँ,
ये है, और यहाँ पे विष्णु नागरे बैठा हुआ है, ऐसा है। यहाँ आप उसको मंत्री को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि मैं बोलता हूँ, वो बोलते हैं क्यों गया था वहाँ पे, चिल्लाते हैं, मैं खाना छोड़ देता हूँ। तो उस समय मैंने फिर रामू से कहा था कि कैन यू कीप द मदर ऑल्सो ओवर देयर। नो, व्हाई डू यू वांट, ऐसे मैंने कहा अगर माँ रखोगे, आई एम अज्यूमिंग दैट ये बड़ा बेटा है तो सबसे बिगड़ा हुआ बेटा है, लाडला बेटा होगा इसलिए बिगड़ा होगा। हाँ, गुड आइडिया, रख दिया उसने। सो वो करने के बाद और वो सुप्रिया जी बोलती भी है, तू तो चीकू से भी गया गुजरा है। हाँ, तो जब वो आती है ना कि कुछ खा लेना, लास्ट में जब मैं बोलता हूँ ना, वो मंडला है, ऐसा कुछ करता हूँ मैं वहाँ पे मराठी में, तो वो सीन भी इम्प्रोवाइज्ड, अगेन दैट थिंग इज इम्प्रोवाइज्ड। सो जब शॉट हुआ था तब हमने क्या 2 घंटे में वो शॉट ख़त्म कर दिया, सीन। मैं चला गया, गनीमत है कि मैं लंच था, तो मैं लंच खा के फिर अपना सब कुछ निकालूंगा सोच के, मेकअप शेकअप जो गया, तो रुका हुआ था। सडनली वापस असिस्टेंट आया, बोला कि रामू इज़ कॉलिंग यू। तो मैं चला गया वापस, तो मैंने कहा कि रामू क्या हुआ, नो विल डू वन मोर। तो मैंने कहा अच्छा नहीं हुआ, ठीक। तब मालूम पड़ा कि फेवरिंग ओएस ऑफ बच्चन साहब फेवरिंग मी, एक कैमरा लगाया था फॉर द सेम सीन। कैमरा 3 शॉट में ख़त्म हो चुका था, तो सब शॉट मैंने दे दी वापस दोबारा। फिर रामू से मैंने पूछा ये कहाँ से, मतलब नॉर्मली यू डोंट डू दैट, एक बार आपने कर दिया। बोला नो, अमित जी टोल्ड मी, यू नो, अमित जी टोल्ड मी when I finished the shot, 3 shot, Amit ji told me, is that all? So I said yes. So he said, no, he said, don't you want to see what this boy has done? मतलब अमित जी बोल रहे थे मेरे बारे में। तब उन्होंने वो कैमरा लगाया, फेवरिंग। आप पे क्लोजअप नहीं था? नहीं था, तो वो ऐसा कैमरा था, अगर मैं ऐसा बैठा हूँ, यहाँ पे कैमरा था, बच्चन साहब बैठे हुए थे और यहाँ पे तो एक मास्टर लगाया। हाँ, उसमें सीन खत्म कर दिया था उसने। एक अमित जी पे क्लोजअप है। हाँ, तो वो पूरा खत्म। हाँ। तो अमित जी के बोलने पर, क्योंकि अमित जी ऐसा देख रहे थे मुझे, मैं तो ऐसा था कैमरा, तो अमित जी के बोलने पर वो कैमरा लगा, ऑपोजिट कैमरा लगा मुझे वो करने, फेवर करके। तो वो एक किस्सा हुआ था। तो अमित जी हैड टोल्ड रामू कि डोंट यू वांट टू सी व्हाट द बॉय हैज डन, तब उन्होंने वहाँ लगाया। तो वो एक, कभी ऐसा रहता है दिमाग में कि जैसे ये लगभग रियल किरदारों पे बेस्ड थे ये सारे किरदार, है ना, सुभाष नागरे का किरदार या विष्णु का किरदार, सब कि थोड़ा सा पढ़ा जाए इन लोगों के बारे में, या आपकी अपनी जर्नी स्क्रिप्ट के थ्रू ही रहती है, जैसे आपने राकेश मारिया के सिलसिले में जिक्र किया? देखिए, आप जब मेरे लिए उदाहरण के तौर पे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें कुछ अद्भुत खबरें होती हैं जो आपको विश्वास नहीं होता ऐसा हुआ है, राइट, लेकिन आप उस पर विश्वास करते हो क्योंकि न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। उसी तरह मेरे लिए स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट में जो लिखा होता है, मुझे लगता है कि हाँ ये हुआ है, अब इसको मुझे निभाना है, और दैट इज़ द प्रोसेस। सो आई जस्ट बिलीव इन इट कम्प्लीटली जितना हो सकता है, और फिर मैं उसको निभा, जैसे मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि वो इंसान क्या है, कैसा है, वो अपने अंदर से निकालूं। पुलिस वाला नहीं, सुरेश अलग, महेश अलग। हाउ वाज इट वर्किंग विद अमिताभ बच्चन? Fantastic. I just give you one example just now. Fantastic. जिस तरह का उनका वो पैशन है, मतलब एट दिस स्टेज। पहले दीवार की या पहले सरकार? पहले दीवार की। तो जिस तरह का पैशन है उनका, अद्भुत पैशन है, मतलब अभी भी इस स्तर पर पहुंचने के बाद भी एक न्यू कमर की तरह वो रिहर्सल करते हैं, इंक्विजिटिव हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब फॉर जनरेशंस टू कम ही इज़ एन एग्जाम्पल। एंड वो जायज़ है कि वहाँ जो है वो इसलिए है वो इतने ऊंचे पदवी पे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमने आपके कई इंटरव्यूज़ रिसर्च के दौरान पढ़े, तो आप टेलरिंग नहीं करते हैं अपने ख्यालों की कि इंडस्ट्री में इसको बुरा लगेगा इसलिए मैं ये ना बोलूँ, उसको बुरा है, जो आपको लगता है आप बोल देते हो, और एक किस्म का डिस्डेन सा दिखता है, अनिच्छा सी दिखती है बहुत मेन स्ट्रीम लाउड भड़कीले किरदार करने की। हाँ, मतलब जैसे मैंने कहा, इंटरनल प्रोसेस ना होना उस किरदार का, तो वैसे भी बड़ा मतलब मुखौटा लगता है ना पूरा। इट लुक्स लाइक अ मास्क देन विथ नो सोल। तो जहाँ तक हो सकता है, इवन इफ आई एम प्लेइंग एन एक्सट्रोवर्टेड कैरेक्टर, इट हैज़ टू बी एन इंटरनल परफॉर्मेंस, तभी जाकर के बात बनती है। ओके, आपके 4 रोप प्रोजेक्ट आने वाले हैं, थोड़ा सा उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। पहला है बम्बई मेरी जान।
वो शायद अभी हाल ही में रिलीज़ होगी कभी ना कभी। हुसैन जैदी के उस पे। हाँ हाँ, वो एक रिलीज़ होगी। इनफैक्ट मैं उस पर आऊँगा बाद में, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है मामला। तो एक बार उन्होंने NDA अनाउंस sign कर दिया, हाँ, तो वो फिर मैं उसके बाद ही, फ़िलहाल तो मैं लव के लिए आया हूँ यहाँ पे, और लव मैं चाहता हूँ कि लोग सराहें, बिकॉज क्या होता है ना, हर प्रकार की फिल्में लोगों को देखनी चाहिए जी। मुझे किसी भी फिल्म से कोई बैर नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हर प्रकार का सिनेमा हो। तादाद हम लोग की आबादी कितनी है, बहुत ज़्यादा है। हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ है सिनेमा में जो देखा जाए। तो मैं चाहूँगा कि लवॉल का भी को भी उतनी मतलब सराहना मिले इस देश में। तो मैं इससे पहले कि अपने साथियों के सवाल शुरू करूं, 2 डायरेक्टर्स हैं जिन पे मैं आपके ख्याल जानना चाहता हूं, एक हिंदी के और एक तमिल के। वेट्रीमारन के साथ आपने काम किया है, प्लीज टेल अस अबाउट हिम। वेट्रीमारन इज़ अ वेरी ऑन द जॉब डायरेक्टर, मतलब वो बैठे करते इम्प्रोवाइज़ करते रहेंगे। तो मैंने उनसे साफ साफ कह दिया था कि भैया मैं तमिल नहीं जानता, तो मैं जो भी बोलूँगा आपने उद्यम NH4 NH24 हाँ, की। मैंने कहा तो उनसे, मैं नॉर्मली वही करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं हिंदी में बात करूँगा, कम मुंह खोल कर बात कर लूँगा, उतनी मतलब औकात है हिंदी में कि मैं ऐसे बोलूँ कि ताकि वो आप डब कर सकें उस चीज़ को, क्योंकि वो तो ऑन द जॉब, मतलब वो करते करते बोलेंगे हाँ ये ट्रेन में घुस जाओ, यू गेट इन द ट्रेन एंड देन यू से दिस, यू से दिस, कैसे बोले, सुविधा ही नहीं मेरे पास उस भाषा की। तो मैंने फिर वो ऐसा हिंदी में चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करके जो भी करना है वो उसमें किया, उन्होंने फिर उसको तमिल में डब किया। सो इज़ अ वेरी ऑन द जॉब काइंड ऑफ अ डायरेक्टर। कभी कभी खड़े खड़े बोलेंगे कि यहाँ कुछ करते हैं, इधर कुछ करते हैं, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। सो इंटरेस्टिंग। राजकुमार हिरानी। आई हैव नॉट वर्कड विथ हिम। यस, बट यू टॉक अबाउट हिम विद सो मच रेवरेंस। यूनिक डायरेक्टर हैं वो। आई थिंक एज अ पर्सन आई हैव मेट हिम कपल ऑफ टाइम्स। बहुत ही यूनिक डायरेक्टर है। और अब जैसे उसने मुन्ना भाई बनाई थी, कौन सोच सकता कि एक मेन स्ट्रीम लेवल पे ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर करके बनाना मुश्किल काम है। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ वेरी ब्लेस्ड डायरेक्टर्स। कभी ऐसा होता है कि आपको किसी डायरेक्टर का काम बहुत पसंद आ रहा है तो आप जाएं उनके पास कि आई वांट टू वर्क विद यू, या आपको लगता है कि नहीं वो काम मांगना मेरे लिए? नहीं, काम मांगना की चक्कर नहीं है। मेरा मन नहीं होता ऐसा कुछ करने का। मुझे लगता है कि अगर उनको लगता है कि मैं उस भाग के लिए, उस किरदार के लिए सूटेबल हूँ, तो आ जाएंगे। हमने मतलब इतना सारा कुछ कर लिया है लाइफ में, तो वो तो अगर वहाँ पे उनको नहीं लगता है तो मैं क्यों उनको अननेसली छेड़ूँ और फिर उनको एक धर्म संकट में डाल दूँ कि भैया हाँ मतलब कि इसको ले लिया है। आई डोंट वांट ऑल दैट नॉनसेंस। जी, आप लोगों के सवाल। हेलो सर। हाँ जी। एक आर्टिस्ट के ऊपर इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, एक प्रेशर होता है वो फाइंडिंग योर ओन वॉइस, वो ओरिजिनलिटी वाला। आपका क्या डेफिनेशन है ओरिजिनलिटी का? क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो हैं, जैसे मैं भी हूँ, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई इन्फ्लुएंसेस जो हुए हैं, मेरे प्रेजुडिस हैं, पेरेंटल जो कंडीशनिंग है, सोसाइटल कंडीशनिंग है, उस इन सब के बीच में वो ओरिजिनलिटी कहाँ है? जैसे मैंने अभी भी कहा कि दो इंसान समान नहीं होते हैं। तो अगर आप अपने आप को ही पेश करना चाहते हो तो आप पेश कर सकते हो और स्टार भी बन सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आपको अलग अलग इंसान पेश करना हो, चले भले आप अपना नाक लंबा नहीं कर सकते, जो भी कर नहीं सकते फिजिकली, लेकिन अंदर से आप बदल सकते हो अपने आप को। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अहंकार को सरेंडर करें। सो यू वॉट एवर योर प्रेजुडिसेस आर, वॉट एवर योर इन्फ्लुएंसेस आर, that should never be a part of acting. The moment that's a part of acting, then it's something else. It's not acting. तो ज़रूरी है कि आप कॉन्शियसली उसको सरेंडर करके उसको हटाएं, और जो भी किरदार हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसे भी हो, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। और वो अपने अंदर से ही लाना होगा, बिकॉज इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम इज़ टू लार्ज। यू हैव एवरीथिंग इनसाइड यू, जस्ट अ मैटर ऑफ फाइंडिंग इट। आपकी अगर फिल्मोग्राफी देखें तो आपने ज़्यादातर रोल मतलब पुलिस या डिफेंस से रिलेटेड किए हुए हैं। जैसे 3 फिल्मों में आप ACP बने थे, एक में आप DCP बने हैं, इंस्पेक्टर किया है आपने, ब्रिगेडियर का किया, कई रोल्स आपने किए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पुलिस में आप जाना चाहते थे इसलिए आपने ये सब रोल किए, या आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, या फिर सिर्फ कूल लगता था इसलिए आपने कर लिए? ये एक्चुअली धारणा गलत है, क्योंकि अगर आप 60 फिल्में की होंगी शायद मेरे ख्याल से। हनीमून ट्रैवल्स में मैं किसी एंगल से पुलिस वाला नहीं था। संकट सिटी में किसी एंगल से पुलिस वाला नहीं था, चोर था इनफैक्ट। सरकार में कहीं नहीं था, 5 में कहीं नहीं था, गुलाल में कहीं नहीं था, फिर
और भी बहुत सारे फिल्म मैंने किए हैं। हाँ, हैदर में कहीं नहीं था, तो अभी लवॉल में कहीं नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है, वो इट्स जस्ट दैट समथिंग गेट्स फेमस, बिकम्स फेमस। द मोमेंट वो फेमस हो जाता है तब लोगों को लगता है कि अच्छा उसी ने वही सब चीज़ें की है। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे आर्मी में ज्वाइन करने की बहुत तमन्ना थी एक ज़माने में, टेरिटोरियल आर्मी में घुसने की कोशिश की थी, बट हुआ नहीं। बाकी स्पोर्ट्स प्रेमी हूँ, तो आपने इतने सारे ब्रिलियंट एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर किया है, किससे आपने सबसे ज़्यादा सीखा? कुछ इनवैल्यूएबल विच मेड यू बेटर एज एन आर्टिस्ट? द मोमेंट आई स्टार्ट थिंकिंग दैट आई हैव नॉट लर्नड एनीथिंग, उस प्रकार से आप को वो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो मेजरमेंट का चक्कर हो जाता है कि मैंने इसका, आई थिंक आई हैव वर्कड विद ऑल दोज पीपल एंड समथिंग और द अदर हैज़ आई हैव इम्बाइब्ड, बट वो क्या था एग्जैक्टली क्या नहीं था, द मोमेंट यू गेट इनटू दैट एनालिसिस दैट मीन्स यू हैव नॉट लर्नड एनीथिंग। लव ऑल से पहले आपने एक मूवी की थी पेनल्टी, नेटफ्लिक्स पे आई थी। लव ऑल की तैयारी आपने कैसे करी? क्योंकि बैडमिंटन बहुत ही फिजिकल गेम है, बहुत ज़्यादा एनर्जी डालनी होती है, तो कैसे तैयारी करी इसकी और जिस तरीके से आपने रोल प्ले किया होगा, आप बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो ये जो फेल्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स का फ्यूचर इंडिया में, ये बड़ा डार्क सा रहता है, बड़ा शेडी सा रहता है। एक बार जब आप लाइमलाइट से हट गए, छोटे लेवल बड़े लेवल जहाँ में थे, तो उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है। आपका रोल ऑलमोस्ट यही है जहाँ तक मैंने पढ़ा है फिल्म के बारे में। तो इसकी तैयारी कैसे की? क्या किसी ऐसे फॉर्मर प्लेयर से मिले बैडमिंटन के या फिर किसी और स्पोर्ट्स के? इसकी तैयारी के बारे में जानना चाहूँगा। नहीं, फेलियर तो आपकी ज़िंदगी में आप बहुत पहले सीख लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, उसमें उसकी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो ये है कि जहाँ तक स्पोर्ट्स का सवाल है, जैसे मैंने कहा बचपन से लेकर अब तक मैं आज भी खेलता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और दूसरी बात, ये कहानी ही ऐसी है कि ये सिर्फ एक गोल्ड मेडल की होड़ लगाने वाली कहानी नहीं है, या चैम्पियनशिप ही जीतना चाहिए, ऐसी कहानी नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको फिल्म देखने के बाद लगेगा कि यार स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि हार जीत आपको सिखाती हैं उसमें। और अगर आप ज़िंदगी में भी हारे हो तो लवॉल, जैसे 0-0 को लवॉल बोलते हैं, इसलिए लवॉल टाइटल है। तो रैकेट स्पोर्ट में 0-0 जब होता है लवॉल, तो आप ज़िंदगी में जिस भी पड़ाव में हैं या आप हार चुके हैं, तो फिर से आप लवॉल कर सकते हैं और गेम शुरू कर सकते हैं, रीस्टार्ट। हेलो सर, आपने अभी तक जितने भी रोल किए हैं, ज़्यादातर रोल आपके बहुत इंटेंस वाले रहे हैं, है ना? उसके अलावा जो आपने कॉमेडी ट्राई भी किया है वो बहुत कम है। जैसे एक फिल्म आई थी मान गए मुगले आजम, है ना? हाँ। आजकल जो चलन चल रहा है वो कॉमेडी फिल्मों को दोबारा बनाया जा रहा है, उनके सीक्वल्स बनाए जा रहे हैं। तो क्या आप कॉमेडी फुल फ्लेज कॉमेडी फिल्म में आएंगे या आप आ रहे हैं, कुछ ऐसा? मुझे नहीं पता एक्चुअली, दैट एग्जाम्पल इज़ अ वेरी स्टूपिड फिल्म एनीवे। तो वो so visible on your face. अच्छा, ओके, हाँ, वो ऐसे बहुत सारे मैंने पाप किए हुए हैं बीच बीच में। तो ये है ना कि वो मैं ये फिल्म सोच के नहीं करता हूँ कि मैं कॉमेडी करूँगा या थ्रिलर करूँगा, ऐसा नहीं है। मेरे को कहानी अच्छी लगनी चाहिए। कुछ गलतियाँ बीच में हो जाती हैं, जैसे आपने कहा, वो गलतियाँ मैंने की है। गलतियों से आदमी सीखता भी है, कभी कभी नहीं भी सीखता है, वो अलग बात है, बट सीखा हुआ है कुछ चीज़ें। जी, आखिरी में हमने दर्शकों से पूछा आपसे कोई सवाल, तो बहुत सारे सवाल हैं। हमने 5 शॉर्टलिस्ट किए हैं कई में से। बहुत सारे दर्शकों ने शौर्य के बारे में, किसी ने शौर्य का इंटरोगेशन सीन, किसी ने मीना, सुधीर, आंतरिक, बहुत सारे लोग हैं। कई लोगों ने ये लिखा कि आज की तारीख में ब्रिगेडियर शौर्य प्रताप के उस डायलॉग को, जिसमें ही बस्ट कोर्ट रूम में, उसको अपने अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से यूज़ करते हैं। आपने कभी रिविजिट किया कि वो कैसा किरदार था, आज की तारीख में उसकी कैसे व्याख्या होती है? नहीं, मैं वो सब चीज़ें करता नहीं हूँ, मेरे पास और भी काम है। मैं What was the जो preparation for भी उसके लिए वो मिलता है, तारीफ़ें मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस, सराखों पर। तो मेरे लिए एंड अगेन वन ऑफ दोस मोमेंट्स व्हिच हैपेंड, मुझे नहीं पता था मैं किस तरह से बोलूँगा, मुझे नहीं पता था किस तरह से होगा। इनफैक्ट राहुल थे भी नहीं वहाँ पे क्यों देने के लिए, तो वो एक असिस्टेंट ने इतने मतलब भावना से भरा हुआ ऐसा एक क्यों दे दिया उसने कि उससे मैं टूट पड़ा। तो वो उस मोमेंट का ट्रूथ है। तो वहाँ से वो कहाँ ले गया, वो अपने आप चला गया। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस अगर दोबारा मैं करने जाऊँ कुछ अलग हो जाएगा। तो आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लोगों को लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अगर कम्प्लीटली सरेंडर करेंगे तो शायद
आपको कहीं ले जाएगी वो चीज़। और वही चीज़ इस मोनोलॉग के साथ हुआ था। वो बच्चे नहीं हो जिस सुर नहीं हो, जो भी वो लाइन है, वो जिस सुर पे निकला है बस बिकॉज वो असिस्टेंट ने बहुत ही ऐसे होकर के कहा कि पर तू बच्चे, ऐसा कुछ कहा उसने, बहुत हार्ड से निकला मुँह से। इट वॉज नेवर प्लान दैट वे। सो बिल्कुल एकदम कांपते से गुस्से वाली आवाज में। हाँ, तो वो निकल गया, वो पूरा चलता गया। कार्लोस वाज अ डीओपी, वो तो धीरे करके वो लेकर आया था कैमरा। एक ही फुल वन शॉट है ना वो तो। अच्छा, उसी ट्रॉली पे आगे ला रहे हैं, उससे क्लोजअप मार रहे वन हैं। शॉट पे पूरा मोनोलॉग खत्म होता है। तो और लास्ट में जब मेरी सांसें थी नहीं बची हुई इनफैक्ट एक्चुअली, तो वो ऐसा हो गया वो। तो इट्स नॉट दैट, इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स दैट हैपन एंड यू विच इज़ वाई मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं निमित्त हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अरे मैंने किया, ये मैं बोल नहीं सकता। अगर मैं ऑनेस्ट हूँ अपने आप से, नहीं बोल सकता। मुझे लगता है कि वो एक प्रोसेस है, उसको आप करते करते कभी कभी मुँह के बल भी गिरोगे, कभी कभी ऐसी मैजिक भी हो जाता है। ऑलराइट, किरण, विकास चौबे समेत कई लोगों ने साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और थ्रिलर्स पे बहुत सवाल पूछे हैं, वोडका डायरीज, रहस्य, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस, और उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा कोई और प्रोजेक्ट है जो जल्दी वो देख सकते हैं। अभी तो हैं 3-4 एक्चुअली। हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं बता दूंगा आप लोगों को। याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल। ये नहीं बताएंगे अभी कि ये शर्लॉक भी कर रहे हैं। हाँ, मतलब हैं कुछ यार, मतलब एक सब लवॉल के बाद एक बार लवॉल को प्यार दीजिएगा, उसके बाद फिर हम सब कुछ करेंगे। ओके। अंशुमन ने कहा है कि आपकी एक्टिंग का जो लेवल है, आपको तो हॉलीवुड से भी बहुत ऑफर आते होंगे। नहीं आया अब तक, ऐसी बात नहीं है। और मैं वहाँ पे गेस्ट बन के जाना नहीं चाहता हूँ कि मतलब बुला लिया तो अरे लस के चले गए, ऐसा मेरे से होता नहीं है। आई नीड टू बी, आई रीच अ लेवल इन विच आई नीड टू बी इन्वाइटेड इफ आई एम टू डू इट। सो मेरे को नहीं मज़ा आता है वरना छोटा मोटा। यहाँ तो आई एम क्वाइट स्पॉइल्ड, आई मीन तो विनीत का हैदर से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या था प्रोसेस? और कई लोगों ने आपके और इरफान से जुड़े बहुत सवाल पूछे हैं। मतलब कुछ लोगों ने कहा कि मकबूल का वो जो रोल है आप करने वाले थे, फिर आप बिज़ी हो गए किसी प्रोजेक्ट में, विशाल की आप पहली चॉइस थे। मनोज भाई वो रोल करना चाहते थे पर विशाल कहना था कि तुम सत्या में कर चुके हो। फिर फाइनली इरफान का हुआ। वो सब ऐसी चीज़ें हमारे बीच में होता है सब ऑल थ्री ऑफ अस। इनफैक्ट हाँ, वो मकबूल का था, इनफैक्ट प्रिपेयर भी किया था मैंने, लेकिन कोई कारणवश नहीं हो पाया, मतलब जो भी है। तब विशाल ने बाद में मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि इरफान, तो मैं एक्चुअली स्पीकिंग दो आई नो मेरे हाथ से रोल चला गया था, मैंने कहा थैंक गॉड आपने इरफान बोला और किसी यू नो व्हाट आई मीन उस प्रकार के नाम नहीं है। तो आपने एक्टर का नाम लिया, स्टार का नाम नहीं लिया। हाँ, मतलब मैंने कहा थैंक गॉड, तो अच्छा ही हुआ, कमाल का काम किया इरफान ने। ऑफकोर्स वहाँ मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, थोड़ा वो इरफान के मामले में, मतलब दोस्त थे आप लोग बहुत अच्छे? हाँ, हम तीनों ही हैं, मतलब मनोज भी है मेरा दोस्त, तो वहाँ थोड़ा सा मैं हैदर में काम करने का तजुर्बा कैसा था? कश्मीर में शूट किया था आप लोगों ने? हाँ, कश्मीर में शूट किया था उस वक्त। हैदर वॉज वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस शूटिंग। मतलब एक तो मतलब वो जो किरदार कहता है ना कि उन आंखें उन्होंने तेरी वहाँ फरेब डाले हैं, तो वो आपकी आंखें देख के बड़ा यकीनी लगता है कि हाँ फरेब डाले होंगे। एक्चुअली वो मुश्किल किरदार, मतलब एक तरह से एक इंटरेस्टिंग किरदार था, क्योंकि वो ही वॉज प्लेइंग क्लॉडियस राइट इन शेक्सपियर। तो गर्ट्रूड जो गजाला है और हैदर जो हैमलेट है, तो गर्ट्रूड तो एक त्रिकोण टाइप का था, उसका एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था वो। एक तरफ उसका एम्बिशन था उसका खुर्रम का, एक तरफ प्यार था और एक तरफ गिल्ट था भाई को मारने का। सो तीनों तरफ से खिंचा हुआ कैरेक्टर था वो, तो वो तीनों साथ में हमेशा खेलना होता था, यू नो दैट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट। एक आखिरी सवाल, ये आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट से जुड़ा हुआ सवाल है सवाल पूछने वाले के मुताबिक। उन्होंने कहा कि आप निवेदिता जी के बारे में बताइए, आपकी पत्नी, क्योंकि उनके बारे में लोगों को बड़ी देर से पता चला। ऐसा कुछ है क्या कि आप लोगों ने शादी कर ली? हाँ, मतलब भाग के थोड़ी की यार, कमान। तो मतलब ऐसा थोड़ी कि ऐलान करना चाहिए, हो मुझे गया। नहीं पता, जो जनता पूछती है मैं पूछ लेता हूँ। तो ऐसा कुछ वो नहीं, भी ऐसा actress ऐसा हैं? कोई खुफिया बात एक्टर नहीं। हैं वो भी? हाँ, एक्ट्रेस है, स्टेज करती हैं, अभी बॉम्बे मेरी जान में भी हैं वो। तो हाँ, वेरी फाइन एक्ट्रेस, एक्सट्रीमली फाइन एक्ट्रेस। और काम को लेके किस तरह की चर्चा होती है? मतलब आपने कोई रोल किया, शी गिव्स यू
हाँ हाँ मतलब हाँ बहुत ही निर्मम किस्म की आलोचक हैं या नहीं 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 शाबाशी वाली? नहीं वो बोल देती जो बोलना है उसमें कोई संकोच नहीं, मतलब अगर अच्छा नहीं लगा, स्पेशली क्या होता है ना, अगर आपके साथ जो पार्टनर है आपका वो भी अगर अभिनय के क्षेत्र से हो तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, ऑन दिस नोट विल एंड दिस। आपको लव ऑल के लिए खूब शुभकामनाएं। ये सुधांशु शर्मा की फिल्म है। स्वस्तिका मुखर्जी, श्री स्वरा और अतुल श्रीवास्तव भी हैं इस फिल्म में। और खेलों को लेके हम बहुत पैशनेट रहते हैं, लेकिन अपने घर में खिलाड़ियों को नहीं उभरने देते हैं। ये एक थीम है, इसके इर्द गिर्द पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया है और असफलताओं को कैसे डील करें उनके साथ, और अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को बोझ की तरह न ढोएं। आपको खूब शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों का लालच बहुत बड़ा है कि जब भी आपके प्रोजेक्ट्स आते फिर से आऊँगा रहें, दिल्ली, हम लोग इसी बहाने ललन टॉप में आपके साथ गप गोष्ठी करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।